जय हिंद बच्चों, मैं प्रकाश सनी मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा आपको दिखाई दे रहा है उसे अवश्य प्रेस करना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पहले तो हम बच्चों पढ़ेंगे चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, उसके बाद में इस डिटेल समझेंगे इसको। देखो, पहले तो होते हैं चर। चर क्या होते हैं बच्चों? चर चर वो होते हैं, वो संख्या होती है जिसके मान में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। क्या होते हैं? वह संख्या जिनके मान में परिवर्तन किया जा सके। मतलब चर कौन होते हैं? चर वो संख्या होती हैं जिनके मान में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब हम उनके मान होते हैं, उनको बदल सकते हैं। परिवर्तन का मतलब बदल सकते हैं। जैसे आपके पास मैंने उदाहरण के रूप में लिखा, जैसे ये है x, एक चर है। ए से लेके, ऐसे समझिए, जो अल्फाबेट होते हैं, कौन से? एबीसीडी के जो अल्फाबेट होते हैं, अक्स से लेके जेड तक के जो अल्फाबेट होते हैं, वो सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं? चर होते हैं। क्या होते हैं? चर होते हैं। इनके मान में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब इनको मानों को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या? जैसे अक्स का मान आप 1 से लेके, मतलब पूर्णांक संख्या क्या कर सकते हैं? जो अक्स का मान आप क्या ले सकते हैं? पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पूर्णांक संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अक्स का मान पूर्णांक संख्या में, कोई भी पूर्णांक संख्या तो आप जानते हो अनंत तक होती है, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। मतलब इसके मान में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब एक भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 अनंत तक संख्या ले सकते हैं। लेकिन आगे मैंने ऐसे ही क्या बोला, जो अचर होता है, अचर के मान में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अचर पद कौन सा होते हैं? जैसे पहले तो हम समझेंगे, वह संख्या, परिभाषा के रूप में वह संख्या जिसके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सके। क्या कहलाते हैं? अचर पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचर पद। चर पद, एक तो मैंने क्या बोला, चर पद, और एक होता है अचर पद। मतलब जिसके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं मैं आपको, जैसे पूर्णांक संख्या, टोटल के टोटल क्या ले सकते हो आप? पूर्णांक संख्या आपको होगी सर पूर्णांक संख्या। मतलब आप जैसे समझिए, जैसे एक है, क्या इसके मान में परिवर्तन कर सकते हो? एक तो एक ही रहेगा, एक का मान थोड़ी परिवर्तन कर सकते हो। एक तो अपने स्थान पे क्या एक रहेगा। जैसे 2 है, 3 है, 4, ऐसे दो अनंत तक पूर्णांक संख्या सारी क्या होंगी, इनके मान में आप क्या नहीं कर सकते? परिवर्तन। 2 है तो अपने स्थान में 2 ही रहेगा, आप इसको 3 नहीं बना सकते, क्योंकि ये 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। इसके मान में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर सकते। वो क्या कहलाता है? अचर पद कहलाता है। और अचर पद होते हैं बच्चों पूर्णांक संख्या, मतलब अनंत तक संख्या। जितनी भी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या क्या होती है? प्लस और माइनस दोनों में होती है, और अनंत तक होती है। तो सभी की सभी पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है? अचर पद कहलाती है। क्या कहलाती है? अचर पद बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि सर वास्तव में दो चरों वाले रैखिक समीकरण होता क्या। अब पहले मैं बताने से पहले आपको वैसे समझा दूं कि दो चर, जिसके अंदर दो चर हो, जैसे मान लो मैंने एक x ले लिया, एक y ले लिया, कितने चर इसमें? 2। तो दो चर वाले समीकरण को क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया, यहां तक तो किसी को दिक्कत थोड़ी है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, है ना। तो यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए, आप पहले हम पूरी बेसिक पढ़ेंगे। देखो बच्चों, बेसिक नहीं आएगा ना आपको। वो कहावत सुनी आपने कि बच्चे को अगर आपको छोटी छोटी बातें नहीं सिखाई जाएंगी तो क्या करता है? गलत बातें। आपको जैसे सीधे आप क्लास में बैठ के
और आपको ये नहीं बताया गया कि भाई आप क्लास कौन सी क्लास में बैठे हैं, सीधी स्कूल में अगर क्लास में बैठ गए तो आपको ये तब तक ये नहीं बताया जाएगा कि आपको कौन सी क्लास में बैठना है। आप तो कहते सर मेरे को दूसरी में बैठना है, आपको 10वीं बिठा दिया गया, तो क्या आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपकी कौन सी क्लास है, इसके डायरेक्ट आपको 10वीं बैठाएंगे तो आप पढ़ थोड़ी सकते हो। इसका मतलब आपकी छोटी क्लास में बैठोगे तभी तो आपको बातें समझ में आएंगी, तभी तो आपको बड़ी क्लास की बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। इसी तरह आपको छोटी बातें सीखनी है ताकि बड़ी बातों में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर छोटी बातों से क्या होती है, जैसे छोटी संख्या होती है उन्हीं से बड़ी संख्या मिलकर बनती है, तो उनको जरूर जानना है, बेसिक जरूर पढ़ना है। अब देखो, अब जैसे मैंने लिख दिया, अब दो चर वाला समीकरण कैसे हो, पहले इसकी परिभाषा के रूप में एक तरह लिखते हैं। देखो, वह समीकरण जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, क्या है, इसके रूप में लिखा जा सके। जहां क्या होती है, इनके रूप में लिखा जा सकता है, और जहां ए बी और सी वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्याएं है। अब आप पूछोगे सर वास्तविक संख्या क्या है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। पिछली क्लास में अब तो रिवीजन चल रहा है। वास्तविक संख्या वो होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या क्या होती है, शामिल होती है। मतलब सीधी सी बात यह है कि जिसमें पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या सारों को मिला दिया जाता है तो कौन सी संख्या बनती है, वास्तविक संख्या। आज टोटल जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, चाहे वो भिन्न वाली हो या माइनस प्लस वाली हो, सभी की सभी किस में आती है, इस वास्तविक संख्या में। इसका मतलब ये ए बी और सी का मान क्या हो सकता है, वास्तविक संख्याएं हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या होती है। और जहां क्या लिखेंगे हम, ए और बी का मान शून्य नहीं हो सकता बच्चों, शून्य नहीं हो सकता। कहने का मतलब हुआ, मैंने क्या बोला, आपके पास जो ए और बी है, ए और बी नॉट इक्वल क्या होते हैं, 0। अगर इसका मान 0 हो गया ना, तो ये समीकरण कहां रहा, पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का मान क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। ये बात आपको कन्फर्म याद रखना है, कोई दिक्कत थोड़ी है यहां तक। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो आगे क्या है, अब सर जैसे मैंने बोल दिया भाई दो चरों वाले, अब देखो ये तो आपको पता चल गया दो चर वाला रेखीय समीकरण कैसा होता है, इस रूप का होता है। और ये से रेखी का मतलब होता है, रेखी को तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया पिछले वीडियो में, रेखी का मतलब जिसके ऊपर कितनी घात होनी चाहिए, एक घात होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है, रेखिक समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेखिक समीकरण। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, इस रूप में लिखते हैं। यहाँ पे देखो आप चर पद क्या है, एक्स, इसकी घात कितनी, एक है। इसका मतलब ये कौन सा है, रेखिक समीकरण है। तो रेखिक समीकरण आप क्यों बोलते हैं, इनकी घातें क्या होती है, एक होती है। और दो चर वाले क्यों बोलते हैं, कि यहाँ पे चर कितने होते हैं, दो होते हैं, तो इसको बोलते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब यहां हम पढ़ेंगे रेखिक समीकरण, दो समीकरणों के बारे में। दो रेखिक समीकरणों से हम इस प्रश्नावली का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जैसे दो समीकरण है, आप दोनों समीकरण कैसे लिखेंगे, जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण एक इस तरह पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, ऐसे समीकरण नंबर 2। इन समीकरणों के रूप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए इस परिभाषा का भी, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम दो विधियों के बारे में पढ़ेंगे। यहां कितनी विधियों के बारे में पढ़ेंगे, दो विधियों के बारे में, एक तो ग्राफीय विधि और एक बीजगणितीय विधि के बारे में पढ़ेंगे। बीजगणितीय विधि में भी हम दो विधियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि क्या होती है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो, तो अब देखो हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। हम यहां पे दो विधि पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हमें पहली ग्राफीय विधि, जिसमें हम ग्राफ के द्वारा क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरी हम पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि। किसमें पढ़ेंगे, बीजगणितीय विधि।
और इस बीजगणितीय विधि में भी हम दो विधि पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और एक पढ़ेंगे हम विलोपन विधि। कौन सी पढ़ेंगे? विलोपन विधि। इस बीजगणित क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अभी कौन सी विधि पढ़नी है? ग्राफी विधि पढ़ती है। अब इस ग्राफी विधि को पढ़ने से पहले हमें तीन कारण पढ़ेंगे इसके, कि कब कब ग्राफ हम खींच सकते हैं, किन किन स्थितियों में ग्राफ बनेगा, किन स्थितियों में ग्राफ नहीं बनेगा। तो पहली स्थिति में देखेंगे, पहली स्थिति, जब समीकरण का क्या होगा? अद्वितीय। जब दो समीकरण, जब क्या लिख रहा हूं मैं? जब दो समीकरण किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, अर्थात संगत होंगे, या फिर हम बोलते हैं ना सत्य होंगे। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दो समीकरण, जब दो समीकरण किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनका अद्वितीय हल होगा, अर्थात संगत होंगे। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक बिंदु पे। जैसे भाई कह दिया कि अद्वितीय का मतलब केवल और केवल मैं खुद हूं। जैसे कह दिया भाई दो अपने स्थान पे क्या है? दो ही है, मतलब ये अद्वितीय है। दो के सिवा कोई और संख्या नहीं हो सकती, मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अद्वितीय का मतलब कोई और इसे विभाजित नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी एक बिंदु पे, जैसे मान लो आपने ग्राफ खींचा इस तरह, ठीक है, और कोई बिंदु आ गया, एक तो मैंने मान दिया भाई ये वाला 3 बिंदु इस तरह आ गया, इस तरह एक रेखा क्रॉस की, एक रेखा इधर से आ गई और ऐसे, एक रेखा इधर से ऐसे क्रॉस कर गई। ये दो रेखा आपको क्रॉस कर गई, तो दोनों एक ही बिंदु पे क्रॉस कर रही है। क्या यहाँ पे मेन बिंदु ये है इन दोनों का? एक ही रेखा पे क्रॉस करिए, तो जो मान लेते हैं 2 4 है, इसका मतलब 2 4 बिंदु है जिसपे एक ही बिंदु पे क्रॉस करी है। इसका मतलब वो कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? अद्वितीय हल, मतलब वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और क्या होगा? उनका अद्वितीय हल होगा। अब जैसे समीकरण के माध्यम से मैं बताऊं कि अद्वितीय हल कैसे होगा, तो समीकरण के माध्यम से देखिए आप, जैसे मैंने आपको दे दिया कि आपको दो समीकरण दे दिया, जैसे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, एक समीकरण हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और आपसे कहा गया कि आप जांच कीजिए कि ये रेखा प्रतिच्छेदी है या फिर संपाती है। वो आगे पढ़ेंगे, पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी आएगा तो आपको जांच कैसे करना है, देखो पहले लिखना a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। मतलब जब ये दोनों रेखाएं, मतलब दोनों बिंदु जब एक दूसरे के क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो, उस वक्त ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और क्या करेंगी? किसी एक ही बिंदु पे क्या करेंगी? क्रॉस करेंगी, और इनका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। साथ में ये क्या होंगी? संगत होंगी। क्या होंगी? संगत होंगी। तो यहां तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक आपको समझ में आएगा कब अद्वितीय हल होगा, कब प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और कब संगत होगा। जब आपको पता होगा कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, उस वक्त क्या होगा? ये अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और संगत रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? संगत हल होगा इनका। ठीक है, तो इनका हल होगा। तो यहां तक इसमें सोच लीजिए। फिर इनका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तो देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? अब इसका दूसरा पॉइंट देखिए, जैसे दूसरा पॉइंट है, जब दो रेखाएं समांतर हो तो
उनका कोई हल नहीं होगा, उनका कोई हल नहीं होगा, अर्थात वह असंगत, अर्थात वह असंगत होंगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने लिखा कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, अब की बार क्या कंडीशन होगी, जब B1 बटे B2 C1 बटे C2 क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, अर्थात मैंने क्या कहा, आपको बोला कि जो B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 क्या नहीं होंगे, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे, तो उस वक्त ये क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं का मतलब होता है, और इनका हल क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, इन रेखा का कोई भी हल नहीं होगा, और ये क्या होंगी, असंगत होंगी। जैसे समझिए मैंने दो रेखाएं खींच दी, ये वाली, क्या दोनों समांतर रेखाएं हैं, क्या एक दूसरे को काटेंगी कभी, ये जो समांतर रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और जब नहीं काटेंगे तो उनका हल ही नहीं होगा। काटेंगे तभी तो हमें पता चलेगा भाई कौन से बिंदु पे काट रही है, तभी तो आप बता सकते हो, इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि जब भी आपको दो समीकरण दे रखा होगा और आपसे सीधा ही पूछा जाएगा बताइए क्या इन समीकरण का कोई हल है, तो आपको इस तरह बताना है, आपको यहाँ पे A1 A2 B1 B2 के मान लिख लेना, समीकरण में दिए रहेंगे, और आगे आपको जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आपको किस तरह करना है। ठीक है, बस आपको तो क्लास को ध्यान रखना है और अपने दोस्तों तक शेयर करता रहना है, लाइक और कमेंट करते रहना है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ जाओगे कि समांतर रेखाएं कब होंगी, कब उनका असंगत होगी, कब उनका कोई हल नहीं होगा, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला इसका तीसरा पॉइंट करते हैं, फिर हम प्रश्नों पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आप अब देख सकते तीसरा पॉइंट, जब दो रेखाएं समपाती हो तो उन क्या लिखेंगे, तो उन रेखाओं का अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा, अर्थात अर्थात वह संगत होंगी। क्या मतलब हुआ, संपाती का मतलब होता है समान, एक दूसरे के ऊपर। जैसे मैंने कह दिया भाई एक मार्कर है, और इसी मार्कर को जैसे मैंने बोल दिया कि इसके ऊपर मैंने दूसरा मार्कर रख दिया है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे मान लो कि एक ही मार्कर है, जैसे ऐसे समझिए आप, मैंने एक हथेली को अपने हाथ के दूसरे पे रख दिया, और आपको दूर से आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मान लो कि ये एक ही हथेली है, एक ही हाथ है, लेकिन दो हाथ तो कितने हैं, दो। तो ऐसे समझिए, जैसे मैंने एक बार इसके माध्यम से, जैसे मैंने बोला A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, जब ये तीनों ही रेखा क्या हो, जब ये तीनों बिंदु क्या हो, बराबर हो, मतलब इन तीनों का मान क्या हो, जैसे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, आपके पास ऐसा आ जाएगा, तीनों ही मान क्या होंगे, बराबर, तब वो क्या कहलाएंगे, संपाती रेखा कहलाएंगे। मतलब देखिए जैसे मानो मैंने एक रेखा है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से गुजर गई ऐसे, क्या आपको पता चला कि कितनी रेखाएं इसमें, आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितनी रेखाएं आपने खींची, ऐसे लिखोगे जैसे एक ही रेखा आपने खींची है। इसका मतलब एक रेखा जब दूसरी रेखा के ऊपर से गुजरती है तो वो कौन सी रेखाएं कहलाती है, समपाती रेखाएं कहलाती है, और उनका मान क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। ज्यादातर हमारे ग्राफ किसका आएगा, प्रतिच्छेदी ही रेखा को आएगा, संपाती का रेखा को नहीं आएगा, और नहीं समांतर रेखा को आएगा। आपसे जैसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपसे केवल और केवल किसका पूछा जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं का ही ग्राफ पूछा जाएगा, तो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चनों पे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, अब उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण नंबर 1 से। अब यहां से हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ये संगत है असंगत है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उदाहरण में देखिए, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है, यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल करना है। आपको सबसे पहले जांच करनी है क्या ये संगत है, संगत है तो उसको फिर ग्राफ से हल करना है, और ग्राफ आपके 3 नंबर का आएगा बच्चों, कम से कम 3 नंबर का आएगा। तो ये अच्छे से आपको समझना है कि ग्राफ कैसे, आपको मैं एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरह आपको ग्राफ बनाना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए सबसे पहले इसे सही रूप में देखो, जब भी समीकरण आएगा तो उसको सही रूप में लिखेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे,
x माइनस 3y, इस 6 को इधर लाएंगे तो माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 1 हो गया हमारा। ऐसे इसको लिखेंगे तो ये हो गया 2x माइनस 3y, इधर 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का 2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? जांच करेंगे कि यह संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे a1 का मान होता है जो पहले समीकरण में होता है। यहां देखो अक्षर गुणांक में कुछ नहीं है, यहाँ एक होता है। जिसके गुणांक में कुछ नहीं होता उसके गुणांक में एक होता है। तो यहां से आप लिखोगे a1 का मान कितना आपके पास? 1। b1 का मान आपके पास कितना? देखो b1 का मान ये होगा माइनस के 3। c1 का मान क्या होगा आपके पास? ये वाला होगा, तो माइनस के 6। फिर a2 होगा दूसरे समीकरण में। तो यहां से देखो a2 क्या रहेगा? अक्ष का गुणांक रहेगा a2, तो कितना रहेगा? 2। b2 रहेगा y का गुणांक, तो ये रहेगा माइनस का 3। और c2 रहेगा अचर पद, दूसरे समीकरण का अचर पद, माइनस के 2। ठीक है, यहां तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आपको जांच करनी है हल देखोगे तो आपको लिखना a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो जांच करेंगे। अब यहां से a1 का मान कितना आपके पास? 1। a2 का मान कितना है? 2। b1 का मान आपके पास कितना है? माइनस के 3। और c1 सॉरी यहां पे देखो डबल ये हो गया कि ये प्लस का है, प्लस का 3 है बच्चों। देखो यहां से प्लस का 3 है तो ये प्लस का 3 है, तो यहां आएगा प्लस का 3 और माइनस का 3। यहां पे c1 का मान कितना है? माइनस के 6। और c2 का कितना है? माइनस के 2। तो सबसे पहले देखिए माइनस माइनस तो क्या हो गया? प्लस। काटो इसे, 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6। तो यहां तो बच गया 1/2, यहां बच गया 1/-1, इधर बच गया 3/1। अब देखिए आपके पास ये दोनों क्या बराबर है? क्या इक्वल है एक दूसरे के? बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी? जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 का क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। अर्थात मैंने आपको बताया था, यहां देखिए a1 बटे a2 इक्वल नहीं है b1 बटे b2 के। तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और कैसी होंगी? संगत कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? संगत। तो आप बोलोगे कि यह प्रतिच्छेदी रेखाएं है और क्या है? संगत है। क्या है? संगत है। अगर संगत है तो आप क्या बनाओगे? इसका ग्राफ बनाओगे बच्चों। क्या बनाओगे? संगत होगा तभी उसका क्या बना सकते हो? आप ग्राफ बना सकते हो, अन्यथा ग्राफ नहीं बना सकते। आपको अगर संगत मिलता है तो ग्राफ बनाइए, अगर संगत नहीं तो वही छोड़ दीजिए, आपका उत्तर वहीं पे हो जाएगा। आपको आगे हल नहीं करना है। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको जांच करनी है कि यह संगत है। अब देखो समीकरण, अब समीकरण 1 से हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ बनाना। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को यहां से लिखो x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस माइनस 6 को उधर भेजो, इस पूरे को या तो आप रखना चाहो तो यहां तक रख लो, किसी भी एक चर के मान को रखना और बाकी को बराबर के उधर भेजना। केवल चर को रखना है और चर के जितने भी गुणांक में जो भी संख्या उसको बराबर के उधर भेज देना है। तो यहां से मैंने रखा x, ये माइनस का उधर किस में चला जाएगा? प्लस में। और ये देखो y, ये किस में? 3y माइनस में, तो प्लस में, तो इधर किस में आएगा? माइनस में। तो यहां पे देखो मैंने एक ही चर को रखा क्या? यहां पे इसी को रखा, आपको बना दिया इसको, इस रूप में मैंने इसको क्या कर दिया? बना दिया। अब देखो यहां से आपको सारणी बनानी है और ग्राफ रूप में हल करते चलना है। ज्यादा से ज्यादा आप 2 बना लेना, 2 बिंदु बना लो या 3 बिंदु बना लो तो भी चलेगा। 2 बना लोगे तो भी ठीक है, 3 बनाओगे तो भी ठीक है। मैं 2 पे चलता हूं, आप 3 बना लेना, 4 बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो ठीक है, ये वाला हो गया। तो यहां पे x है ना, तो x का मान यहां पे क्या दे रखा है? x बराबर 6 माइनस 3y। x का मान यहां आएगा और y का मान यहां आएगा बच्चों, और y का क्या करना आपको? निकालना है। अब जैसे जैसे आप y का मान रखोगे x का मान क्या आ जाएगा? आते चला जाएगा। देखो अब y का मान यहां रखोगे तो किसका मान आएगा? x का मान आएगा आपके पास। तो यहां देखिए अब सबसे पहले आपकी जो भी इच्छा है, मेरे हिसाब से आपको जब भी ऐसा समीकरण मिलता है तो आपको 0 से स्टार्ट करना है।
जैसे आगे दूसरा समीकरण आएगा ना, अभी इसमें आएगा, उसमें मैं बता दूंगा आपको। जैसे कि बट्टे में इसके कुछ नहीं है, तो इसके बट्टे में अगर कुछ नहीं है तो आपको ज्यादातर क्या करना है, पहले जीरो लेके चलना है। तो मैं यहां से सबसे पहले क्या लेता हूं, y बराबर जीरो लेने पर, y बराबर जीरो लेने पे तो यहां से आएगा x बराबर 6 माइनस 3 गुणा जीरो। तो क्या आएगा 6, 3 को जीरो से गुणा करोगे जीरो, तो बराबर कितना आ गया 6। आपने क्या किया यहाँ पे, y का मान जीरो लिया तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब की बार आपकी जो भी इच्छा है, वैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, यहां लिख देता हूं मैं। अब की बार मैंने y बराबर 1 लेने पर, y बराबर 1 लेने पर, तो यहां से मैंने क्या लिखा, x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 1, तो यह आ गया 6 माइनस 3, तो कितना आ गया 3। अगर आपने y का मान कितना लिया 1, तो x का मान कितना आ गया 3। पहला आपकी सारणी, पहले ग्राफ की क्या बन गई, सारणी बन गई आपकी। तो इसमें कोई दिक्कत हुआ, आप अपनी इच्छा से, ये पावर नहीं है कि आपको मान क्या रखना, आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक चर को आपको बराबर को उधर लेके जाना है, और बराबर के आप यहां भी इतना भी हल कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपको उधर लेके जाना है। लेकिन आपको मैंने इस तरह बताया कि ताकि आपको यहां पर केवल एक ही चर रखना है, चर के गुणांक में कुछ नहीं रखना है। बाकी चर के गुणांक में अगर कोई संख्या होती है तो उसको नीचे भेज देंगे बराबर के उधर, क्योंकि गुणा वाली क्या चली जाती है भाग में, उसको भाग में भेज देंगे। तो यहां तो किसी को दिक्कत नहीं है। पहली सारणी होगी हमारी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि हम दूसरी सारणी बनाए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो आगे देखिए आप। इसको तो मैं मिटा देता हूं, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है कि हम इस पे पूरा क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो अब यहां से क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से और बनाएंगे सारणी समीकरण 2 से। परीक्षा में ऐसे लिखना आपको, परीक्षा में एकदम सीधा सीधा आपको बोर्ड पे ऐसे कि सीधा सीधा लिखना है, या इधर उधर नहीं लिखना जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्योंकि यहां तो जगह नहीं इसलिए मैंने उधर उधर लिखा। आपके पास तो पूरी कॉपी रहेगी, तो आपको सीधा लिखना है, नहीं इधर इधर उधर नहीं लिखना, आपको बस सीधा ऐसे चलना है। तो यहां से समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0। इसके माध्यम से आप ग्राफ अच्छे से समझ लेना, जब बटे में संख्या हो तो मान क्या लेना है। तो यहां से वही बात हम दूसरी सारणी बना लेते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आए ना तो कमेंट के माध्यम से आप बता देना। ठीक है, अब यहां से देखो, जितने भी ये है, एक मान को तो यहां रख लो, एक चर वाले को बाकी उधर भेज दो, ये सारे माइनस उधर किस में जाएंगे, प्लस में, 2 प्लस 3y। अब देखो यहां पे मैंने क्या कहा था, केवल चर को रोकना है, चर के गुणांक में उसे नहीं रोकना है। तो ये 2 गुणांक में है, तो इसको किधर भेजेंगे, भाग में। तो यहां रहेगा x बराबर 2 प्लस 3y बटे में 2, भेज दिया क्या सर। अब देखो आपकी इच्छा, देखो अब मान आपको ऐसे रखने हैं। अब आप सीधे अपनी मर्जी से मान, जब भी बटे में कोई संख्या होती है तो आप अपनी मर्जी से नहीं, अब वो समीकरण की मर्जी से आप मान रखोगे, क्योंकि ऐसा मान रखना है, पॉइंटों में नहीं जाना आपको। ऐसी संख्या नहीं रखनी कि वो पॉइंटों में चली जाए, ऐसी संख्या रखनी है जो यहां पे आसानी से कर सके। अब देखो यहां पे आप अगर कैसा मान रखोगे, जैसे मैं सबसे पहले क्या लिख लेता हूं, y बराबर 0 लेने पर, सबसे पहले तो 0 ले लेता हूं, क्योंकि यहां पे 0 आसानी से कट जाएगा। तो मैं यहां इधर देखिए मैं लिखता हूं, तो क्या होगा, x बराबर 2 प्लस 3 गुणा 0 बटे में 2। आप जानते हो 3 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, तो 2 प्लस 0 बटे में 2, 2 में 0 जोड़ोगे 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 1। अब यहां से देखो x का मान तो आपके पास क्या है, यहाँ पे x बराबर, यहां लिख देना आप 2 प्लस 3y बटे में 2। तो जैसे, और ये किसका मान हो गया, y का। अब y का मान आपने 0 लिया है, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया आपके पास। ठीक है, अब की बार आप y का मान आप कुछ देखो, 2 लोगे, 1 लोगे ना यहाँ पे, तो ये 5 हो जाएगा, 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, आप y बराबर 2 लोगे, y बराबर 2 लेने पर ऐसा मान रखना है जो आसानी से कर सके। देखना, x बराबर 2 प्लस 3 गुणा 2 बटे में 2, तो 2 प्लस 3 दूनी 6 बटे में 2, तो 2 प्लस 6 कितना होगा 8, 2, तो देखो 2 से कट जाएगा, 4 दूनी 8। तो आपने जहां पे x का मान, y का मान 2 लिया, तो x का मान कितना आ गया 4। तो ये तो हमारे पास क्या बन गई है बच्चों, सारणी बन गई है। ऐसी आपको परीक्षा में सारणी बनानी है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ग्राफ के रूप में उसको हल करना है। ठीक है, तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बनाएंगे यहाँ पे ग्राफ, और ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा मैं, देखना इसका क्या होगा, इसका संगत होगा कि नहीं होगा, ये ग्राफ के माध्यम से भी बता देंगे हम। तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम देखो ग्राफ के माध्यम से भी बताते हैं। ले लिया होगा आपने, तो अब देखिए। ठीक है, तो अब मैं यहां पे मिटा देता हूं।
अब इसको ग्राफ के माध्यम से आसानी से दर्शाएंगे हम। तो देखिए इस तरह आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये होती है बच्चों अक्ष और ये होती है एक्स डेश। एक्स डेश का मतलब होता है इधर माइनस वाली आएंगे इधर प्लस वाली। ये होता है वाई और ये होता है वाई डेश। इसे बोलते हैं अक्ष अक्ष, आप बोलते हैं अक्ष अक्ष। ये अक्ष अक्ष होती है और ये होती है वाई अक्ष। और ये जो होता है बच्चों ये होती है मूल बिंदु। जो मूल बिंदु क्या होती है 0 0। तो ग्राफ का जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 0 होंगे बच्चों। तो ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, मान लगाएंगे। अब यहां से देखो x का मान कहां तक है, ज्यादा से ज्यादा कहां तक है 6 तक है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 6, तो 6 तक लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6। y के मान कहां है बस 2 तक है, तो यहां से हम ले लेंगे 1 2। y के मान 2 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। यहां से देखिए माइनस का तो है नहीं हमारे पास मान, तो माइनस का लेना नहीं, फिर भी आप माइनस का ले लेना। 1 2 3 4 5 थोड़ा अच्छा लगेगा, जैसे माइनस का ले लोगे ना बाकी दिक्कत नहीं है, माइनस का नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस के हो गए। अब देखो, अब यहां से आपको देखना है, देखिए यहां पे पहली सारणी में कौन सी है, x पे कितना है 6 और y पे क्या 0। देखो बच्चों y तो कहां हो गया 0, यही मूल बिंदु पे 0 हो गया, लेकिन x पे कितना है 6, तो यह आ गया 6, तो यह आ गया 6 0। याद रखना पहले x का मान रखना है, ये किसका मान होता है x का, और ये दूसरा होता है y का। तो हमेशा जो बिंदु आते हैं उसमें सबसे पहले मान किसका आता है, x का मान आता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में क्या है, x का मान कितना 3 और y का मान कितना 1। तो देखिए यहां से x का मान तो ये रहा 1, इसके सीध में लेकर जाना, y का मान कहा 3। तो देखो ये दोनों ऐसे ग्राफ में ऐसे दर्शाना आपको सीधा, ये टिक टिक नहीं लगाना आपको, डॉट डॉट नहीं लगानी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं ग्राफ में आपको लाइनें मिलेंगी जो आपको एकदम सीधी मिलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हो गया बिंदु, और ये कौन सा है 3 1। अब इसको मिला दो, तो जैसे आप इसको मिलाओगे तो इस तरह क्रॉसिंग करके जाएंगी, ये इस तरह हो गया, ठीक है। ये तो सीधी रेखा है ना, बोर्ड पे तो थोड़ी ऐसी रेखाएं खींचनी है, आपके तो सीधी खींचनी एकदम से। पहली हो गई रेखा कौन सी हमारी, तो इस रेखा को नाम दे दो। इस रेखा का क्या है x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। आपको एग्जाम में भी ऐसा लिखना है। अब दूसरी साइड में देखिए x का मान क्या है 1 और y का मान क्या है 0। इसका मतलब ये वाला हो गया क्या, x का मान तो 1 यहाँ है, y का मान यही हो गया, तो ये क्या हो गया 1 0। उसके बाद में x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 2। तो x का मान 4 है और y का मान 2, देखो यहाँ पे है यहाँ, ठीक है, यहीं पे है ना, थोड़ा सा ऊपर है, ये रहा। तो यहाँ कितना है x का मान 4 और y का मान 2। अब इस बिंदुओं को मिलाएंगे, तो यहां से मिलाइए इस तरह मिलेंगे। तो यहां देखो ये क्रॉसिंग बिंदु कर रही है, क्रॉस कर रही है ना, यहां पे क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब इधर से ये जाएगी ऐसे, इधर से ऐसे क्रॉस करी है, इसका मतलब कटान बिंदु हो गया। मतलब ये लगभग देख लेते हैं यहाँ पे 2.5 आएगा, कितना 2.5, 2.5 हो गया। और इधर से आएंगे तो 1.5 आएगा, मतलब 1.5। इसका मतलब इनका कटान बिंदु क्या होगा, कटान बिंदु क्या हो गया इनका, देखो ये कटान बिंदु आया है, ये वाला क्या कटान बिंदु है 2.5 और ये कितना है 1.5। तो ऐसे इसका क्या आएगा कटान बिंदु, ये क्रॉस करेंगे। इसका मतलब ये क्या है संगत रेखा है। ये दूसरी रेखा कौन सी है 2x माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं क्या है, ये रेखाएं क्या है संगत है। ये ग्राफ के माध्यम से मैंने बता दिया, क्योंकि अगर क्रॉस नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, एक रेखा दूसरी रेखा को नहीं काटेगी, तो इसका मतलब वो क्या नहीं है संगत नहीं है। अगर वो काटती है तो क्या कहलाएंगी संगत रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। तो यहां तक आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बेसिक पढ़े हैं तो बेसिक में बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप आगे तो हम पढ़ेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी और आप ऐसा लगोगे जैसे बोर हो गया है। अब छोटी क्लास रहेगी तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।